देखिए, आज रसायन विज्ञान में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का चर्चा कर रहे हैं। जैसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं परमाणु। तो परमाणु क्या होता है पहले से जानिए। देखिए, परमाणु बहुत सूक्ष्म होता है, जो आप नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसके आकार में बहुत सूक्ष्म होता है। तो प्रत्येक चीज सृष्टि पर जो निर्मित है परमाणुओं से बना हुआ है। अब परमाणु मिलेंगे तो और बनता है। तो परमाणु को परिभाषित कैसे किया जाता है? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, क्या हमने बताया? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिससे अणु बनता है। उन्होंने क्या होता है? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिससे अणु बनता है तथा जो रासायनिक क्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। परमाणु की परिभाषा बता रहे हैं, इसे परमाणु परिभाषित किया जाता है। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिससे अणु बनता है तथा किसी भी रासायनिक क्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। देखिए, अपनी परिभाषा एक बार और रिवाइज कर रहे हैं। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिससे अणु बनता है तथा किसी रासायनिक क्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अब एक प्रश्न आपको बनता है, जैसे देखिए 2H और H2, 2H और H2। अब इसमें प्रश्न बनता है कौन सा परमाणु कौन सा अणु होता है। देखिए, अगर इस अवस्था में है तो यह क्या है? परमाणु है। तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में कभी रह ही नहीं सकता, क्योंकि रहने का मतलब यह है, अगर परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह जाएगा तो उसका अष्टक पूरा करने की आदत है, वह अष्टक पूरा करेगा। अष्टक नहीं हुआ तो हाइड्रोजन तो द्वितीय हीलियम के अस्तित्व प्राप्त करेगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटलों में संतृप्त करेगा, संतुष्टि आएगी उसको। तो देखिए, 2H एक परमाणु है और H2 क्या है? अणु है। तो जब हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में मिला दिए जाएंगे तो एक अणु का निर्माण हो जाएगा, अर्थात एक हाइड्रोजन अणु का निर्माण होगा। देखिए, अब अणु की परिभाषा किसे कहा जाता है? जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है। अब आपको बताएगा दो या दो से अधिक, जैसे आपका N2 हुआ तो N2 में दो परमाणु मिले हुए हैं। O2 हो गया तो O2 में दो परमाणु मिले हैं। यही फास्फोरस P4 हो गया तो फास्फोरस के कई परमाणु हैं? 4 परमाणु हैं। सल्फर क्या लिखा जाता है? S8 लिखा जाता है। सल्फर के कई परमाणु हैं? 8 परमाणु हैं। तो हमने परिभाषित क्या किया? अगर दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक अणु का क्या होता है? निर्माण होता। अब देखिए, आपको यहाँ बता रहे हैं कैसे परमाणु मिल रहा है। आप जानते होंगे कि नाइट्रोजन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। अब 7 को हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिए, 1s2, 2s2 और 2p क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 3 7 हो गया। p ऑर्बिटल में कई इलेक्ट्रॉन रहता है? 6 इलेक्ट्रॉन, अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन इसको अगर मिल जाए तो यह क्या हो जाएगा? इसका संतृप्त यह ऑर्बिटल भर जाएगा। तो देखिए, अब यह परमाणु के रूप में अगर है तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1 2 और 3। लास्ट कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात उसकी संयोजकता बनती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए, अब ये नाइट्रोजन के दो परमाणु थे जो आपस में अणु बनाएंगे, तो ये देखिए एक दूसरे से साझेदारी किया, दोनों परमाणु आपस में जब मिले तो साझेदारी हुआ। तो ये क्या करना है? 5 इलेक्ट्रॉन दिखाना हमको, गलत दिखाया क्योंकि यस का भी लिया जाएगा, p ऑर्बिटल का है, 5 इलेक्ट्रॉन दिखाया जाएगा। हम गलत बोल दिए थे, क्योंकि p ऑर्बिटल का है तो इस दोनों को मिला के दिया जाता है। अब देखिए, अब ये 5 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, 5 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का हो गया। अब ये 5 में 3 जुड़ा तो 8 हो गया, और इस 5 में 3 जुड़ा तो 8 हो गया। इसका अष्टक क्या हो गया? भरपूर हो गया। तो दो परमाणु नाइट्रोजन के मिलके क्या बना दिए? एक अणु बना दिए। क्या बन गया? एक देखिए 3 इलेक्ट्रॉन साझे, 3 बंद हो गया और N2 के रूप में निर्माणित हो गया। तो नाइट्रोजन के दो परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण किए हैं। इसी तरह ऑक्सीजन का भी दो परमाणु मिलेंगे। देखिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8। तो कितना हो जाएगा? 1s2
2s2 और 2p क्या हो जाएगा, 2p कितना हो जाएगा, 6 भर जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो देखिए अब इसको हम लेंगे, इसका कितना इलेक्ट्रॉन लास्ट में आ रहा, अगर p ऑर्बिटल में है तो ps दोनों को मिला के लिया जाता है, तो कितना हो जाएगा 6। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने बन रहे हैं, 6। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन हम दिखा रहे हैं। अब ये एक नाइट्रोजन का क्या है, परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु है, और एक ऑक्सीजन का परमाणु ये हो गया, एक ऑक्सीजन का परमाणु ये हो गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिला इस परमाणु से, तो 6 2 8 हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो 6 2 8 इसका पूरा हो गया। अब 2 परमाणु आपस में जुड़ गए, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का मिलना अधिव्यापन कहलाता है, जिसे संकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी कर गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 बंध लगेगा, अर्थात किसका निर्माण कर दिए, एक अणु का। अब देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, परमाणु से मिलकर अणु का निर्माण होता है। अब देखिए इसके आगे हम जो आगे बता रहे हैं, पदार्थ का वर्गीकरण बता रहे हैं। पदार्थ का क्या बता रहे हैं, वर्गीकरण। तो पदार्थ कितने वर्गों में बांटा गया है, देखिए आप समझिए। पहले पदार्थ क्या लिखेंगे, पदार्थ हो गया। पदार्थ में अब देखिए इसको 2 भागों में बांटा जाएगा, एक समांगी पदार्थ, एक विषमांगी पदार्थ। क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा समांगी, विषमांगी पहले लिख देते हैं, विषमांग पदार्थ हो गया, विषमांग पदार्थ हो गया। अब विषमांग पदार्थ एक पदार्थ का भाग हो गया, दूसरा क्या हो गया, समांग पदार्थ हो जाएगा, दूसरा समांग पदार्थ। अब यहाँ परिभाषा समझ लीजिए, दोनों को विषमांग किसे कहा जाएगा, समांग। विषमांग जिसे कहा जाता है, देखिए जिसमें भिन्न भिन्न पदार्थ होंगे या भिन्न भिन्न घटक होंगे उसे विषमांग पदार्थ कहा जाएगा, और जिसमें एक ही प्रकार के पदार्थ होंगे, एक ही घटक होंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, एक ही प्रकार के घटक होंगे तो उसे कहा जाएगा समांग पदार्थ। अब यहाँ विषमांग का मतलब एक से या भिन्न भिन्न पदार्थ हो जाएंगे या भिन्न भिन्न घटक हो जाएगा, अलग अलग आपको देख सकते हैं, तो विषमांग पदार्थ हो जाएगा। समान पदार्थ में एक ही प्रकार के पदार्थ होंगे या समान प्रकार के पदार्थ होंगे जो अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेंगे। अब समांग का 2 भाग हो जाता है, समांग का क्या भाग हो जाता है, 2। अब देखिए आप जानते होंगे एक क्या हो जाता है, समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण हो जाता है। तो देखिए समांगी को हम क्या कहते हैं, समांगी को हम क्या कहते हैं, देखिए समांगी मिश्रण को हम क्या नाम देते हैं, विलयन। समांगी मिश्रण को क्या नाम देते हैं, विलयन। जैसे आप चीनी पानी घोल दीजिए तो चीनी के कण पानी के कण से अलग नहीं दिखाई पड़ते, अर्थात जिसके अयव घटक कण अलग अलग दिखाई नहीं पड़ते हैं उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं, और जिसके अयव अलग अलग घटक दिखाई पड़े हैं उसे विषमांगी कहते हैं। तो चीनी पानी हमने घोला तो चीनी और पानी अलग नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन पानी में अगर बालू डाल देते हैं तो बालू पानी अलग दिखाई दे रहा है, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहेंगे, और चीनी पानी के घोल को क्या कहा जाएगा, समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण ही हमारा क्या होता है, विलयन होता है। अब देखिए समांग पदार्थ में एक और आ जाता है, जैसे आपका ये समांग मिश्रण हो गया, विलयन हो गया। अब आपके आ जाते हैं क्या, शुद्ध पदार्थ। क्या आ जाएगा, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ हो गया। अब शुद्ध पदार्थ किसे कहा जाएगा, जिन समांगी पदार्थ के संगठन, जिन समांगी पदार्थ के संगठन निश्चित और स्थिर होते हैं उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। हमने क्या बताया, जिन समांगी पदार्थ के संगठन निश्चित होते हैं, यानी समांगी पदार्थ रहेगा उसका संगठन क्या रहेगा, बनावट निश्चित रहेगा। जिन समांगी पदार्थ के संगठन निश्चित और स्थिर होते हैं उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। एक बार दोबारा सुनिए, जिन समांगी पदार्थ के संगठन निश्चित होते हैं और स्थिर होते हैं उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब शुद्ध पदार्थ 2 हो जाता है, क्या हो जाता है इसको देखिए, एक तत्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, यौगिक। क्या हो जाएगा, यौगिक। एक तत्व हो गया, दूसरा क्या हो गया, यौगिक। अब तत्व आप किसे कहेंगे, तत्व और यौगिक 2 हो गए, तो तत्व किसे कहेंगे, देखिए तत्व वह पदार्थ है
जिसके रासायनिक विधियों द्वारा अधिक घटक और अधिक छोटे घटक कणों में तोड़ा नहीं जा सकता। हमने क्या कहा? तत्व वह पदार्थ है जिसे किसी भी रीतियों या विधियों द्वारा अधिक छोटे घटक कणों में तोड़ा नहीं जा सकता। हमने क्या बताया? तत्व वह पदार्थ है जिसे किसी भी रासायनिक विधियों द्वारा अथवा रीतियों द्वारा उससे अधिक घटक कणों में तोड़ा नहीं जा सकता। या तो आप ये कह दीजिए, या तो आप ये कह सकते हैं तत्व वह पदार्थ है जिसे किसी विधियों या रीतियों द्वारा अन्य छोटे घटक कणों में तोड़ा नहीं जा सकता। उसे हम क्या कहेंगे? तत्व कहा जाएगा। अब आप यौगिक पर चले आइए। यौगिक किसे कहा जाता है? देखिए, यौगिक में ये होता है, चाहे आप कहिए भिन्न प्रकार, क्या कहेंगे? भिन्न प्रकार या भिन्न परमाणु क्रमांक, दोनों कह सकते हैं। भिन्न प्रकार कहिए या भिन्न परमाणु क्रमांक कहिए। तो भिन्न प्रकार आप चाहे कह सकते हैं, चाहे भिन्न परमाणु क्रमांक कहते हैं। कि तत्व भिन्न प्रकार के या भिन्न परमाणु क्रमांक के तत्व एक निश्चित अनुपात, उनका अनुपात शुद्ध क्या रहेगा? निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हुए शुद्ध पदार्थ आपको क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। हमने क्या कहा? भिन्न प्रकार या कहिए भिन्न परमाणु क्रमांक के तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हुए शुद्ध पदार्थ को हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। भिन्न प्रकार या भिन्न परमाणु क्रमांक के तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने शुद्ध पदार्थ को हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ये तो हमारा था पदार्थों का वर्गीकरण। अब आप चले जाइए, इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने जो नियम दिया है, तो रासायनिक संयोग के नियम। किसके नियम? रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के क्या हो जाएगा? नियम। तो देखिए, पहला हमने क्या लिया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण, संरक्षण माने द्रव्यमान संरक्षित रहना, संरक्षण का नियम। ये देखिए रासायनिक संयोग का नियम है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन वैज्ञानिक दिए थे और किस सन में दिए थे? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम रशियन वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1756 ईस्वी में, जो वैज्ञानिक का नाम था, क्या नाम था? एम और बी और क्या था? लेमनोसाव, एम बी लेमनोसोसाव था। अब इन्होंने जो बताया नियम, क्या बताए? रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का कुल द्रव्यमान क्या होता? अपरिवर्तित होता है। क्या बताया उन्होंने? रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का कुल द्रव्यमान क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें पदार्थ का जितना कुल द्रव्यमान होगा वह क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अनिवार्य होता है। तो हमने क्या नहीं बताया, इन्होंने क्या दिया था? किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का कुल द्रव्यमान क्या होता? अपरिवर्तित होता है। या तो आप भी यह भी कह सकते हैं, अभिक्रिया के पूर्व पदार्थों का कुल द्रव्यमान, अभिक्रिया के पूर्व माने जो अभिकारक हैं, अभिक्रिया के पूर्व पदार्थों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के उपरांत पदार्थों का कुल द्रव्यमान क्या होता? बराबर होता है। जैसे आप समझिए, हमने लिख दिया H2 और प्लस क्या लिख दिया? I2। अब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। तो अब ये अभिक्रिया के पूर्व का द्रव्यमान है और क्या बन जाएगा? HI बन गया। ये अभिक्रिया के उपरांत का द्रव्यमान है। अब जितना द्रव्यमान यहाँ था उतना द्रव्यमान यहाँ होना चाहिए, अर्थात हम 2 से गुणा कर देंगे। जितना द्रव्यमान यहाँ था इतना द्रव्यमान यहाँ हो गया। ये तो आपका था द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। अब अगला देखिए स्थिर अनुपात का नियम। क्या देखेंगे? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। तो किसे स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है? यानी अनुपात का स्थिर होना, अनुपात का क्या होना? स्थिर होना, अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का क्या हो जाएगा? नियम। नियम हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम। तो पहले समझिए स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? ये फ्रेंच वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? फ्रेंच वैज्ञानिक थे। और JL, और क्या नाम रखा गया था? JL प्रस्टुस। क्या रखा गया था? JL प्रस्टुस लिखा गया था। क्या लिखा गया था?
प्लस 2 लिखा गया था। J.N. वैज्ञानिक थे जो उन्होंने कब दिए थे, 1797 ईस्वी में दिए थे स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम अगर आपको समझना है तो पहले समझिए कैसे। जैसे मान लिया कोई यौगिक बना, तो मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। अब यहाँ कहीं भी किसी भी रीत से या किसी विधि से आप बनाइए तो इसके आपका जो निश्चित अनुपात का या स्थिर अनुपात का नियम है, इसके अनुसार इसका कभी भी अनुपात में परिवर्तन नहीं आना है। अर्थात यह जो नियम है, यह स्थिर अनुपात का नियम किसी भी अगर यौगिक को निर्मित कर रहा है तो उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अर्थात यह विधि या स्रोत पर निर्भर नहीं करेगा। तो देखिए आप समझिए, यहाँ कार्बन का परमाणु भार 12 और ऑक्सीजन का 2 गुणे 16। अब यहाँ पर ये 12 है और 16 दूनी कितना हो गया, 32 हो गया। अब आप चाहे तो आप 4 से काट सकते हैं, चाहे 12 अनुपात 32 कहिए तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12 और 4 योटी क्या हो जाएगा 32। अब ये कहीं भी इस यौगिक को किसी विधि या रीति से बनाएंगे तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो इसका अनुपात क्या रहेगा, सदैव निश्चित रहेगा। तो जो परिभाषा क्या दिया गया, एक यौगिक के निश्चित प्रकार के तत्व, एक यौगिक है तो यौगिक है तो उसमें तत्व जो है निश्चित प्रकार के रहेंगे। अगर तत्व बदला तो यौगिक बदला। तो एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भार अनुपात में क्या होते हैं, संयुक्त रहते हैं। भार अनुपात माने देखिए यहाँ भार लिया गया, परमाणु भार ही उसका भार होगा। तो ये निश्चित आपका किसमें रहते हैं, भार अनुसार जो है संयुक्त रहते हैं। तो हमने क्या बताया, एक यौगिक के निश्चित प्रकार के तत्व निश्चित भार अनुपात में क्या होते हैं, संयुक्त रहते हैं। एक बात दोबारा सुनेंगे, ये स्थिर अनुपात का नियम है, कहीं मिलेगा नहीं जल्दी आपको। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या है, एक यौगिक के निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भार अनुपात में क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। ये तो हमारा स्थिर अनुपात का नियम था। अब आप देखिए, आइए इसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। जैसे आप जानते हैं ब्रह्मांड में कोई भी जितनी प्राकृत द्वारा बनाई गई चीजें हैं उसके रूप आकार में परिवर्तन केवल किया गया है और अतिरिक्त चीज आज तक ब्रह्मांड से के भिन्न जो है कोई चीज बनाना संभव नहीं है। अगर बनाया गया तो प्राकृतिक द्वारा वह बाध्य है कि वह अगला अपना वंश नहीं चला सकता। जैसे आप जान लीजिए, खच्चर एक प्रजाति होती है जो काम करने के लिए लाया जाता है। तो खच्चर मानव ने बनाया है, तो बनाए किससे, प्राकृतिक चीजों से ही बनाए हैं। बनाए हैं प्राकृतिक चीजों से बनाए हैं तो उसके आकार रूप में परिवर्तन हुआ है। लेकिन वह अगर अगला वंश चला लेता तो मानव जाता कि मानव ने कोई चीज बना लिया है, तो अगला वंश नहीं चलता है। तो किससे बनाया जाता खच्चर को, बताइए। खच्चर को बनाने के लिए इसमें नर आपका, मादा आपका क्या होता है, घोड़ा होता है और नर क्या होता है, गधा होता है। अब इन दोनों में सेक्स कराया जाता है, उससे खच्चर का निर्माण होता है। तो प्राकृतिक ने बाध्य कर दिया है कि कोई भी चीज आप मानव बनाना संभव नहीं, उसके रूप आकार रंग में परिवर्तन कर सकते हैं और कोई चीज पृथ्वी बनाना आज तक संभव नहीं हुआ है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कह रहे हैं। तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है। अब उसी के ऊर्जा के द्वारा हम उसी ऊर्जा का भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग करते आ रहे हैं। तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या की जाती है, रूपांतरित की जाती है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा ना तो आप उत्पन्न कर पाएंगे ना ही नष्ट कर पाएंगे, उसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या करेंगे, रूपांतरित क्यों कर पाते। ऊर्जा संरक्षण का क्या है, नियम है। अब इसी पर एक वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन वैज्ञानिक थे, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो उन्होंने इसी आधार पर क्या दिया, अगर जितना द्रव्यमान की छत होगी, जितने द्रव्यमान की छत होगी उसके समतुल्य उतनी ऊर्जा की भी छत होगी। उन्होंने क्या कहा, जितनी द्रव्यमान की छत होती है उसके समतुल्य उतनी ऊर्जा की भी छत होती है। तो उन्होंने एक समीकरण दिया, क्या समीकरण दिया, E बराबर mc स्क्वायर। क्या समीकरण दिया, E बराबर mc स्क्वायर। तो यहां देखिए E आपका पदार्थ द्रव्यमान है और E ऊर्जा है, और जो ऊर्जा निर्मुक्त हो रही है प्रकाश के वेग से निर्मुक्त हो रही है। किस वेग से, प्रकाश के वेग से। तो प्रकाश का वेग कितना होता, आप जनरली पढ़े होंगे कि c बराबर 3 × 10 पे घाते क्या हो जाता, 8 और मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है, 3 × 10 पे घाते 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये मान रियली नहीं है। अब क्या होता है, देखिए इतना मान हम लिख रहे हैं 2.99 और 79।
गुणे 10 पे घाते क्या हो जाता है 8, और मीटर क्या हो जाता है प्रति सेकंड होता है। क्या होता है मीटर पर सेकंड। यह है आपकी ऊर्जा की एक वेग है। जो कोई द्रव्यमान अगर क्षय होता है जितना उतना समतुल्य ऊर्जा निर्मुक्त होगी जो इस वेग से चलती है। तो एक इसका नियम था द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम। क्या नियम है आइंस्टीन अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या नियम दिया है ये भी पूछा जाता है। समीकरण तो सभी जानते हैं कि आइंस्टीन का समीकरण E बराबर mc स्क्वायर, लेकिन जो नियम दिया वो क्या है नियम उन्होंने दिया द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम। यानी जितना द्रव्यमान क्षत उतनी ऊर्जा की क्षति, तो तुल्य है एक दूसरे की नहीं है, द्रव्यमान ऊर्जा के तुल्य। तो इसीलिए हमने नियम कह दिया द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम। इसे आइंस्टीन का नियम भी कहा जाता है। तो उन्हें समीकरण देगी बराबर mc स्क्वायर। ब्रह्मांड में कोई भी चीज कितना द्रव्यमान जिसका क्षत जितना होगा उतने समतुल्य उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी निर्मुक्त होगी, वो प्रकाश के वेग से निर्मुक्त होगी। तो समीकरण देगी बराबर mc स्क्वायर।